शांत समंदर जैसा था जिसके अंदर खलबली मची हुई थी। तभी गफ्फान ने ध्रुवांश की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि हम लोग अभी भी चेतना पथ पर हैं ध्रुवांश? एपिसोड सुनना क्या तुझे चाहते हैं सच तो में लगता है टेलीग्राम कि के तू साथ अपनी जवाब चरम में की जाइए, आयुष्मान वहाँ पर शक्तियों के सुपर योद्धा साथ पोस्ट मेरी आर्मी दिव्यमान सबसे शक्तियों का पहले सामना कर पाएगा? इसी चैनल पर तुझमें ही चेतना वीडियो पथ से आता है। भगाए जाने के बाद भी गुरूर फूट फूट कर भरा हुआ है। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू अपने दिल में छुपे खौफ और दर्द को अपनी इस नकली जाबाजी से अलग करना चाहता है तो आ और मेरा सामना कर। क्या कहा था तूने? तू मुझे अच्छी तरह जानता है ना? तब तो तुझे यह भी पता होगा कि अगर तू मुझ पर हमला करेगा तो तुझे उसकी महंगी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस जगह पर चेतना पथ जैसे नियम भी नहीं है, लेकिन ध्रुवांश राजवंशी ने ना आज तक नियम माने हैं और ना ही वो आगे नियम मानेगा। ध्रुवांश की मुस्कुराहट से नजर आ रहा था कि वो किसी खूंखार दरिंदे की तरह गफ्फान पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी ऐसी झलक देखकर गफ्फान के दिल की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू मुझसे ऐसी बातें करने के काबिल नहीं है ध्रुवांश, इस बार महंगी कीमत तू चुकाएगा। जैसे ही गफ्फान ने यह कहा तो अगली पल उसकी आंखों में खूंखार इरादा झलकने लगा और वो बेइंतहा चेतना शक्तियां अपने शरीर से निकालकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और वो पलक झपकते ही ध्रुवांश के ठीक सामने पहुंच गया। इस दौरान उसने अपनी लाल तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली थी, जिसके साथ उसने ध्रुवांश की गर्दन पर जानलेवा हमला किया। जाहिर सी बात थी कि गफ्फान काफी तजुर्बेदार था, इसलिए वो ध्रुवांश को बचने का मौका भी नहीं देना चाहता था। वहीं उस लाल तलवार को अपनी तरफ आते देख ध्रुवांश की आंखों में चमक दिखने लगी। वो हड़बड़ाकर पीछे हुआ और गफ्फान की तलवार उसके सामने से होकर गुजर गई। मगर अपना हमला नाकाम होते देख गफ्फान ने दोबारा ऊंची आवाज करते हुए कहा, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि एक आयुष्मान और एक दिव्यमान की शक्तियों में कितना बड़ा फासला होता है। उसके शरीर से निकलती चेतना शक्तियां किसी खतरनाक बवंडर में बदलने लगी जो ध्रुवांश की तरफ बढ़ने लगा। उस बवंडर में इतनी ताकत थी कि आसपास मौजूद बहुत से पेड़ उखड़कर दूर जा गिरे। बल्कि उसका यह हमला देखकर इरमा दल के योद्धा तक अपनी सांसें थामने लगे। वो सभी जानते थे कि गफ्फान कितना ताकतवर था। ऐसे में उन्हें नहीं पता था कि ध्रुवांश कैसे उसके उस हमले से बचता। सभी की फिक्र भरी नजरों के सामने वो खतरनाक बवंडर ध्रुवांश के पास जाता गया, लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर तो जरा सी भी परेशानी नहीं दिख रही थी, बल्कि उसने अपने शरीर से काले रंग की रोशनी निकालनी शुरू की, जिसमें अजीब सी रहस्यमयी चमक भी शामिल थी। धीरे धीरे उसकी शक्तियों में इजाफा आ गया और तब उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में बसी आत्मावृत्ति भी कुछ हद तक इस्तेमाल हो रही थी। इस रहस्यमयी शक्ति की वजह से ध्रुवांश की आंखों में खूंखार इरादा चमकने लगा। उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए अपने ठीक सामने काले रंग की एक बहुत बड़ी मीनार तैयार कर दी। ये थी ध्रुवांश की विजय स्तंभ कला, जिससे टकराने पर गफ्फान का खतरनाक बवंडर जो तेजी से आगे बढ़ रहा था अचानक रुक गया। ये देखकर गफ्फान ने हैरत भरी आवाज में कहा, यह मीनार आखिर है क्या जो ये मेरी चेतना शक्तियों को रोक पा रही है? वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए देखता जा रहा था कि कैसे उसकी दिव्यमान शक्तियां भी उस विजय स्तंभ के सामने कमजोर पड़ रही थीं। ये देखकर गफ्फान ने हड़बड़ाते हुए अपनी लाल तलवार में चेतना शक्तियां भरी और वो चुपके से आगे बढ़ते हुए ध्रुवांश पर हमला करने लगा। उसके इस हमले के सामने ध्रुवांश पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने तो अपनी मुट्ठियां कसते हुए विजय स्तंभ लहराते हुए सीधे गफ्फान की तरफ भेज दिया। गफ्फान की तलवार उस विजय स्तंभ से टकराई, जिससे पूरा इलाका जोर से कांप उठा। इतना ही नहीं, बल्कि शक्तियों की ऐसी खतरनाक लहर वहां महसूस होने लगी कि लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा। तब गफ्फान ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ध्रुवांश। वो अपने शरीर की सारी चेतना शक्तियां बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि ध्रुवांश को हराना उतना भी आसान नहीं था जितना उसे लग रहा था। इस दौरान गफ्फान के मन में अजीब सी परेशानी चल रही थी, जिसके चलते उसने सोचा, समझ नहीं आता कि आखिर ये चरम का आयुष्मान होकर भी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि दोनों दलों के योद्धा भी पूरी तरह हैरान थे। इतने में ध्रुवांश का शरीर कांपने लगा और अचानक उसकी आंखों में लाल रंग की चमक नजर आने लगी और साथ ही एक अजीब सी मुस्कुराहट भी उसके चेहरे पर दिख रही थी। इस मुस्कुराहट के साथ ही ध्रुवांश की आवाज थोड़ी अजीब सी हो गई और उसने कहा, माँ के होते हुए कोई इसके बेटे का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कभी नहीं। इस वक्त दूर खड़ी सुनैना ने जब वो मुकाबला देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी और उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी, ध्रुवांश भैया को कुछ होगा तो नहीं ना? तब नैना ने सुनैना का हाथ पकड़ लिया। वो खुद भी इस वक्त काफी हैरान दिख रही थी। वो महसूस कर रही थी कि जब से ध्रुवांश की आंखों में लाल चमक दिख रही थी, तब से उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई थीं। इसलिए सुनैना ने अपनी छोटी बहन को समझाते हुए कहा, वो हम सभी की उम्मीद से बहुत ज्यादा ताकतवर है सुनैना, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ गिबन दल के लोगों के बीच भी काफी बातचीत हो रही थी, जिसके साथ वो कहने लगे, लीडर इस लड़के से जीत नहीं पा रहे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? गिरोस, तुम तो कह रहे थे कि ये चरम का आयुष्मान है,
फिर ये कैसे गफ्फान के सामने टिक पा रहा है? वहीं खुद गिरोज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी की आंखों के सामने जो मुकाबला चल रहा था उसमें गफ्फान परेशान होते हुए हमले कर रहा था, लेकिन ध्रुवांश तो चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसके ताकतवर से ताकतवर हमलों से बचता जा रहा था। तभी दोनों की टक्कर एक बार फिर हुई और दोनों हड़बड़ाते हुए थोड़ा पीछे हो गए। गफ्फान के चेहरे का यकीन पूरी तरह गायब हो चुका था और वो काफी घबराया हुआ लग रहा था, पर उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए तलवार में बेहद चेतना शक्तियां इस्तेमाल की, जो उसकी कोई चेतना कला का नतीजा था। लेकिन उसके ताकतवर तलवार हमलों को भी ध्रुवांश तो महज अपने हाथों से नाकाम करता गया। इस दौरान उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे तो मुकाबले में बड़ा मजा आ रहा था। तभी ध्रुवांश ने मुंह से अजीबोगरीब आवाज निकाली, जैसे किसी औरत की आत्मा उस पर हावी हो गई थी। क्या हुआ चिचोड़े? तू तो दिव्यमान और आयुष्मान के बीच का फासला बताने वाला था ना? बस इतना ही फासला होता है दोनों में? लगता है तू सच्चा दिव्यमान नहीं बल्कि अभी तक आयुष्मान ही है। उसके इस तरह भड़काने पर गफ्फान के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ने लगी। उसे लगा था कि वो बड़ी आसानी से अब ध्रुवांश को हरा देगा, क्योंकि पहले के मुकाबले उसकी खुद की शक्तियां इतनी बढ़ जो गई थीं। लेकिन ध्रुवांश का चिढ़ाना खत्म नहीं हुआ था और तभी उसने आगे कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस वक्त भी बेटे ने तुझे हराया था ना, आज भी सभी के सामने तू ही हारेगा, और ये मैं नहीं, मेरा बेटा ही करेगा। इतना कहते ही अचानक ध्रुवांश के शरीर को दोबारा झटका लगा, जिसके बाद उसकी आंखों की लाल चमक वापस गायब हो गई। पर अभी तक ध्रुवांश समझ चुका था कि उसे कुछ भी याद इसलिए नहीं था क्योंकि रहस्यमयी शक्ति उस पर हावी हो गई थी। लेकिन अब जो कि उसके शरीर पर काबू वापस उसका ही हो गया था, तो उसने अपनी आंखों में बेरहमी के साथ कहा, बहुत बचाव कर लिया मैंने, अब बारी आ गई है हमला करने की। तैयार है गफने? ध्रुवांश के सवाल पर गफ्फान की धड़कन एक पल के लिए थम गई। तभी ध्रुवांश तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा और अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसमें चेतना शक्तियां इकट्ठा करने लगा। ऐसा करते ही उसने बेझिझक गफ्फान पर मुक्के जड़ने शुरू किए। उसके इन मुक्कों से टकराते ही गफ्फान का शरीर कांपने लगा और जब वो पीछे हुआ तो उसे देखा कि 3 रहस्यमयी काले रंग के निशान ध्रुवांश के हाथों के ऊपर तैरने लगे थे। इन निशानों में बहुत खतरनाक ताकत महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर गफ्फान की आंखें और बड़ी हो गईं। ध्रुवांश ने तो उसकी हैरानी को नजरअंदाज किया और तीनों मृत्यु द्वार निशानों के हमले गफ्फान पर एक झटके में कर दिए। वो तीनों निशान आगे बढ़ते हुए उससे टकराए, लेकिन ऐन वक्त पर गफ्फान ने अपनी तलवार से उनका सामना किया। इस दौरान गफ्फान की आंखों में भी चमक दिखने लगी थी, जिसके बाद उसकी तलवार खून से बनी तलवार में बदल गई। फिर जब वो खूनी तलवार तीनों काले निशानों से टकराई तो एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। सभी ने देखा कि उस धमाके में गफ्फान की ताकतवर तलवार टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई और तब गफ्फान की आंखों का खौफ साफ नजर आने लगा। अपना सबसे ताकतवर हमला इस्तेमाल करने पर भी वो ध्रुवांश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। इतने में धमाके से निकली शक्तियों की लहरें तेजी से उसके शरीर से आकर टकरा गईं और गफ्फान का शरीर उड़ते हुए बहुत पीछे जा गया। गिरने पर उसे इतना तेज झटका लगा जिसके चलते वो खून की उल्टियां करने लगा। तब उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, ये कैसे हो गया? मैं फिर से इसके हाथों कैसे हार गया? दूसरी बार हारने के गुस्से में वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुआ। वो समझ गया था कि दिव्यमान शक्तियों के इस्तेमाल से कुछ देर में वो शायद ध्रुवांश को कमजोर कर देता। ऐसे में मौका देखकर वो शायद मुकाबला जीत सकता था। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होकर हमला करने के लिए तैयार हुआ तो उसका शरीर वहीं के वहीं जम गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अपने ठीक ऊपर एक बेहद खतरनाक चेतना शक्ति महसूस हो रही थी। इतने में चारों तरफ हंगामा मच गया और गिबन दल के लोग वहां से पीछे हटने लगे। उनकी आंखों का खौफ साफ नजर आ रहा था। तब गफ्फान ने धीरे से अपनी नजर ऊपर की और देखा कि उसके सिर के ठीक ऊपर एक बेहद ताकतवर चेतना जाल तैयार हो गया था। वो चेतना जाल बिजलियों से भरा था और किसी भी वक्त उस पर जानलेवा हमला करने के लिए तैयार था। ध्रुवांश की चेतना जाल बनाने की काबिलियत देखकर गफ्फान भी घबरा गया था। वो कुछ कह भी नहीं पाया और तब उसे ध्रुवांश की रौबदार आवाज सुनाई पड़ी, मुन्ना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन तू मेरा दुश्मन बनने के भी काबिल नहीं है। ध्रुवांश लगातार गफ्फान को देखता गया, जिसकी आंखों में झलकता खौफ देखकर ध्रुवांश को बहुत मजा आ रहा था। तब जैसे ही उसने अपने हाथों की सील बदली तो अचानक चेतना जाल में मौजूद बिजली गरजने लगी और वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए गफ्फान से टकराने लगी। ये देखकर गिबन दल के हर योद्धा को खौफ महसूस होने लगा और वहीं गफ्फान को भी कुछ समझ आने लगा। इस एहसास के चलते उसने हड़बड़ा कर कहा, आयुष्मान और दिव्यमान का फासला पता नहीं, लेकिन इसमें और मुझ में काफी बड़ा फासला है जो मैं मिटा नहीं पाऊंगा। उसकी बातों से साफ हो गया कि वो हार मान चुका था। फिर भी खौफजदा नजरों के साथ वो उस बिजली को अपने पास आता देखता गया। इस वक्त गफ्फान सिर्फ इतना कर सकता था कि अपने शरीर में मौजूद चेतना शक्तियों के कण कण को बाहर निकाले और एक कवच तैयार करे।
तभी वो खतरनाक बिजली उसके शरीर से आकर टकराई और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया हिल गई थी। गफ्फान का शरीर उड़ते हुए मीलों दूर जा गिरा और उसके रास्ते में जितने भी पेड़ आए थे वो सब तबाह हो गए। गिरने के बाद वो दोबारा खून की उल्टियां करने लगा और मजबूरी में जमीन पर लेटा रहा। उसकी हालत देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही खूंखार गफ्फान था जो ध्रुवांश को खत्म करने की चुनौती दे रहा था। इस पल गिबंदल के सभी योद्धाओं की सांसें रुक गई थीं और उनके चेहरे का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया था। उनके शरीर पसीने से तरबतर हो गए थे, बल्कि सबसे बुरी हालत तो गिरोज की थी। गिरोज के पीछे खड़े एक लड़के ने खौफ के साथ कहा, गिरोज, तुम्हारी पतलून गीली हो गई है। ये सुनते ही खौफ भरे चेहरे के साथ गिरोज ने तुरंत नीचे देखा और गीली पतलून देखकर वो घबराने लगा। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ पसीना है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हमेशा से उसकी नजर में उसका भाई गफ्फान ही सबसे ताकतवर योद्धा था। लेकिन आज गिरोज के सामने वो जिस तरह हारा था, उसके बाद गिरोज कुछ कहने की हालत में भी नहीं था। तब कांपते हुए शरीर के साथ गिरोज ने कहा, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? गलती हो गई यार, ये तो इंसान के भेष में शैतान है। वह इरमा दल के योद्धाओं में भी खामोशी छाई हुई थी। वागार और बाकी योद्धाओं को अपना थूक गटकने तक में तकलीफ हो रही थी। जिस लड़के से वो उसकी रक्षा करने की बात कह रहे थे, वो असल में सबसे ताकतवर योद्धा को भी इतनी आसानी से हराने में कामयाब हुआ था। इतने में ध्रुवांश की नजर भी दूर पड़े गफ्फान के शरीर पर गई। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड सबसे पहले सुनना है सुपर योद्धा को, तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए सुपर योद्धा घोस्ट आर्मी। उसी चैनल पर सबसे पहले एपिसोड आता है, बाकी सारे चैनल फेक है, सारे चैनल को लीक कोशिश भी की। गाइस, अगर आपको सुपर योद्धा सबसे पहले सुनना है तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए सुपर योद्धा घोस्ट आर्मी। इतना कहकर पहले एपिसोड उसी पर आता है, बाकी सारे चैनल फेक है, बाकी सारे चैनल गफ्फान को मारने की धमकी दे रहा था। वहीं उसकी इस धमकी पर गफ्फान का चेहरा सफेद पड़ने लगा और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, देख, यहाँ उत्तरी कायनात तक आदमी के लोग नजर रखे हुए हैं। तूने ज्यादा कुछ किया ना, तो वो भी तुझे चेतना पथ की ही तरह यहाँ से भगा देंगे। उस बारे में सोचकर ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी और नीचे झुककर गफ्फान के पास आते हुए उसने कहा, धमका रहा है मुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं डरता हूँ? उसकी आंखों में दिखती बेरहमी देखकर गफ्फान का शरीर एक बार फिर जम गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ भी कहा तो ध्रुवांश उसे जरूर खत्म कर देता। ये नजारा देखते हुए गिबंदल के लोग कांपने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुस्कुराते चेहरे वाला ध्रुवांश असल में ऐसा बेरहम योद्धा था। इतने में ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, अगर तू अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो उसकी कीमत चुकाने के लिए कोई ऐसी चीज दे जो तेरी जिंदगी जितनी कीमती हो, या फिर मैं तेरे माथे का निशान मिटा दूं। तब तुझे बाहर भगा दिया जाएगा और तू कभी उत्तरी कायनात अकादमी में नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही गफ्फान के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, क्योंकि इस चुनौती में नाकाम होना उसके लिए मौत से भी बदतर होता। इस पर गफ्फान ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे ध्रुवांश, मैं तुझे अपने निशान की चेतना शक्तियां पकड़ाता हूं। मेरा रैंक फिलहाल 5 है। तो क्या होने वाला ध्रुवांश के आगे के सफर में, और किस तरह बाकी हकीमों को इकट्ठा करेगी ईरा? वहीं अश्वारा ग्रह में जात्राक से सौदा करना क्या पड़ेगा ध्रुव शौर्य को भारी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।